ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक अपोजिंग ईएमएफ क्रिएट हो जाता है। ओके, जैसे ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं वैसे ही हमारे पास एक अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। कैसे? मैंने मान लिया कि मेरे पास एक कॉइल है, ये मैंने कॉइल मान ली, ऐसे भी बना सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, इधर मैंने लगा दिया वेरिएबल रेसिस्टेंस, ये तो समझते हो ना, वेरिएबल रेसिस्टेंस होता है जिसे रियोस्टेट भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद मैंने की लगा दी। ये मेरे पास क्या है? जैसे ही इसमें करंट पास हुआ, आई करंट पास हुआ, क्या होगा? एक ऐसा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो इसके मोशन को अपोज करेगा। ओके, सो सेल्फ इंडक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेल्फ इंडक्शन is the process in which an opposing EMF is produced due to change in current okay, in the same coil। मतलब मेरे पास ये एक कॉइल थी, चलो इसका भी एक सिंप्लीफाइड सर्किट बनाते हैं। मेरे पास ये कॉइल थी, जैसा हम हमेशा बनाए इस चैप्टर में हमने बनाया। ओके, ये मेरे पास था एक सोर्स ऑफ बैटरी। ओके, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, इसके अंदर से करंट धीरे धीरे पास होना शुरू हुआ। इसका मतलब पहले करंट ज़ीरो था, उसके बाद करंट बढ़ता गया और अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक आया। ओके, और उसके बाद जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया तो करंट क्या होगा? धीरे धीरे कम होना शुरू होगा, ज़ीरो तक जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने की ऑन की करंट बढ़ गया सर्किट में। करंट जैसे ही बढ़ा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया जो कि इस करंट के फ्लो को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। तो इस ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट टू द करंट। वैसे ही अगर अब करंट क्या हुआ? करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। अब मैंने क्या किया? की को ओपन कर दिया, मतलब स्विच को ऑफ कर दिया। फिर जो करंट जो है वो धीरे धीरे बंद होगा। ठीक है, इसका मतलब करंट क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, इसमें करंट होगा इंक्रीजिंग। ओके, तो इधर जो करंट अब जाएगा, डिक्रीज होगा, तब ईएमएफ ये कहेगा कि भाई इस करंट को आने दो। ठीक है, मतलब ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा। जब करंट आ रहा है तो ऐसे कहेगा कि मत आ, और जब करंट कम आएगा तो कह रहा है कि भाई ज़्यादा लाओ। ओके, तो सेल्फ इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ईएमएफ, अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जब हमारा करंट चेंज होता है उसी कोयल में। ओके, करंट चेंज कैसे होता है? जैसे ही बैटरी का हम जो सर्किट का की है उसे हम ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तब। ओके, सो इट इज़ ए अपोजिंग ईएमएफ। ओके, नाउ इस टॉपिक के बाद हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है इस चैप्टर का, वो है इंडक्टर। इंडक्टर, देखो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि रेसिस्टर क्या होता है। रेसिस्टर हम पढ़ चुके हैं, एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, वो रेसिस्टिविटी हो जाएगी। खैर, एक रेसिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। ओके, फिर हमने पढ़ा था कैपेसिटर। कैपेसिटर हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, उसे सी से डिनोट करते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो चार्ज स्टोर करता है। ओके, लेकिन अब हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टर। इंडक्टर को हम इस शेप में बनाएंगे, जैसे हम ये कोयल बनाते थे, इसको बस सीधा कर देंगे। ओके, तो इंडक्टर इज़ ए फॉर्म ऑफ कोयल। ठीक है, इंडक्टर इज ए form of coil used to store energy in a
मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट पासेस। जैसे ही किसी सर्किट में करंट पास होगा, जैसे ही किसी सर्किट में करंट पास होगा, इंडक्टर जो है वो कुछ एनर्जी सेव कर लेगा, स्टोर कर लेगा। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो एनर्जी स्टोर कर ले जब मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड बन रहा हो और उसके अंदर करंट पास हो रहा हो। देखो ये तो सीधी सी बात है कि करंट पास होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, सो इंडक्टर is a device which is in the form of a coil used to store energy in the magnetic field when current passes. Okay, तो इंडक्टर को हम L से डिनोट करेंगे और वो करता क्या है, एनर्जी स्टोर करता है भाई, एनर्जी स्टोर करता है। तो हमारे पास एक नए टाइप का लाइक कह सकते हैं हम अरेंजमेंट हमारे पास आएगा। जैसे हमने किया था रेसिस्टर, क्या होता है रेसिस्टर, कैसे जुड़ता है सर्किट में, पैरेलल में, सीरीज़ में, वैसे हमने कैपेसिटर भी पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडक्टर। ओके, लेकिन उससे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका टाइटल है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंटली क्या मिला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली वेरी करता है करंट के साथ। जितना हम करंट बढ़ाएंगे उतना मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तभी बढ़ता है जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। ओके, तो जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, मेरे पास फाई बी इज इक्वल टू एल आई आ गया। एल मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L is what? L is actually coefficient of self induction. सेल्फ का मतलब उसी कोयल में जब इंडक्शन होता है, करंट या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू एल आई। ओके, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, जब हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ओके, जो नेगेटिव साइन है वो हमें डायरेक्शन बताता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, विच इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द करंट। ओके, जैसे ही मैं फाई बी की वैल्यू इसमें रखूँगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। अब L क्या है, L तो एक कॉन्स्टेंट है, वो हम बाहर ले सकते हैं डेरिवेटिव से। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये मेरे पास एक इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन आ गई, किसकी फॉर्म में, इंडक्टेंस की फॉर्म में। ओके, इंडक्टेंस की फॉर्म में हमारे पास आ गई। लेकिन इसके बाद जो हम करेंगे वो है ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। जैसे हमने ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स किया था, वो सीरीज़ में कैसे जुड़ते हैं, पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं। जैसे हमने कैपेसिटेंसेस की थी कि कैपेसिटेंस कैसे जुड़ती है सीरीज़ और पैरेलल में, वैसे ही हम करेंगे कि इंडक्टर कैसे जुड़ते हैं। ओके, अभी हम इंडक्टर का पहला करते हैं सीरीज़ का, उसके बाद करते हैं पैरेलल। पहले आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एक चीज़ रहेगी, यूनिट ऑफ एल, यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यूनिट होती है इसकी हेनरी, HENRY, जिसे हम H से डिनोट करते हैं। ओके, वैसे आप लोगों ने सुनी होगी हेनरी, लेकिन ये नहीं पता होगा कि एक्चुअली वो किसकी यूनिट होती है। वो होती है इंडक्टेंस की। ओके, या फिर बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, अब हमारा है ग्रुपिंग ऑफ इंडक्टर्स। सबसे पहला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन। रेसिस्टेंस हम सीरीज़ में कैसे जोड़ते थे, ऐसे जोड़ते थे। ओके, कैपेसिटर हम जोड़ते थे सीरीज़ में ऐसे। वैसे ही हम इंडक्टर को कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। मैंने मान लिया कि ये L1 है, ये L2 है। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम रेसिस्टेंस करते थे तो क्या होता था, हमारे पास जो करंट होता था वो सेम होता था। इधर से जब करंट जाएगा वो सेम होगा। सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहता है, सीरीज़ में हमेशा करंट सेम रहता है। ओके, ये हम जानते हैं, आ ही जा रहा है इधर से। लेकिन वोल्टेज डिफर करती है।
इधर हम वोल्टेज नहीं लेते हैं, इधर हम लेते हैं ईएमएफ ई। मैंने मान लिया कि L1 के अक्रॉस मेरे पास E1 है, E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ, और L2 के अक्रॉस है E2। ओके, ये मैं सीरीज कम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो मैं ये जानता हूँ कि अगर ये दोनों इंडक्टर अगर सीरीज कम्बिनेशन में किसी सर्किट में लगे हैं तो मेरे पास जो टोटल ईएमएफ है, जो वोल्टेज है मेरी, वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2। ओके, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफर करती है। अब इधर वोल्टेज की जगह हम क्या लेते हैं, ईएमएफ लेते हैं। ओके, अब हमने इस ऊपर वाले फॉर्मूला में क्या पढ़ा, EMF इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो E1 मेरे पास क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा मेरे पास माइनस L1 डी आई बाई डी टी। अब डी आई बाई डी टी तो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहेगा दोनों के लिए। वैसे ही E2 मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस L2 डी आई बाई डी टी। ओके, अब इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट कर दो। अब टोटल जो E होगा वो भी हम जानते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू यानी माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस L1 डी आई बाई डी टी प्लस माइनस L2 डी आई बाई डी टी। क्या कैंसिल होगा, डी आई बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, और नेगेटिव साइन भी तीनों का कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। मतलब अगर इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हो तो हम उनका डायरेक्ट उनको प्लस कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास था सीरीज कम्बिनेशन, जिसमें हमारा करंट क्या रहता है, सेम रहता है, हम जानते हैं, और हमारा जो ईएमएफ है वो क्या होता है, वो हमारा ईएमएफ डिफर करता है। ओके, अगला टॉपिक हमारे पास, अगला टॉपिक हमारे पास है इंडक्टर का ही, इंडक्टर्स इन पैरेलल। इंडक्टर्स इन पैरेलल, इंडक्टर्स पैरेलल में कैसे जुड़ते हैं। मैंने मान लिया कि ये एक इंडक्टर है L1 और ये दूसरा इंडक्टर है L2, ये दोनों सीरीज में जुड़े, पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इधर से I आ रहा है और पैरेलल में कोई चीज़ है, चाहे वो रेसिस्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो, करंट हमेशा डिवाइड होगा I1 और I2 में। ओके, बट जो वोल्टेज है वो सेम रहती है। इधर क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम रहेगा। ओके, इसका मतलब पैरेलल में है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, इस हिसाब से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लगाऊं, इसको डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू डी आई वन बाई डी टी प्लस डी आई टू बाई डी टी। करेक्ट। अब मैं ये, हमने जो पिछला जो फॉर्मूला किया था, कहाँ गया, ये रहा, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी यूजिंग E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। मेरे पास डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस E बाई एल, नेगेटिव ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन इंडक्टेंस। ओके, अब इनको मैं जब पुट करूँगा तो क्या आएगा, माइनस E बाई एल इज इक्वल टू माइनस E बाई L1 प्लस माइनस E बाई L2। E कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, E कैंसिल आउट हो जाएगा, और नेगेटिव साइन भी, तो माइनस E लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 1 बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। ओके, ये हमारे पास पैरेलल में आ जाएगा। तो इंडक्टर्स जब सीरीज़ में जुड़ते हैं तो हमारे पास L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस जितने भी हैं Ln, और पैरेलल में हो जाता है हमारे पास 1 बाई एल इज इक्वल टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 अप टू Ln तक, 1 बाई Ln तक। ओके, ऐसा कुछ हमारा ये टॉपिक रहेगा। वैसे हम आगे भी कर सकते हैं, जैसे एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। चलो ये और कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर।
एक इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है। देखो मैंने तुम्हें बताया तो था कि जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन कितनी स्टोर करता है वो हमने नहीं किया था। जैसे हमने क्या किया था, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ सी वी स्क्वेयर किया था ना, वैसे ही हम इंडक्टर में भी कर सकते हैं। अब देखो, जैसे ही किसी भी ये मेरे पास कोयल थी, इधर से जब करंट पास हो रहा था तो क्या होगा, इंडक्टर जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से क्या होगा, हीट अप होगा। ठीक है, यही जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यही हमारी है एनर्जी, हीट एनर्जी। इसका मतलब हमने जो वर्क किया, जो इलेक्ट्रिसिटी ने जो वर्क किया वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ, हीट एनर्जी की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हीट प्रोड्यूस होने के लिए मेरे पास करंट होना ज़रूरी होता है। ओके, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट। ठीक है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, हम ये जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इन टू करंट। ओके, तो ओ माई गॉड, वेट अ मिनट। ओके, तो मैं बता रहा था कि पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। तो जब इसको मैं पावर के फॉर्मूला को मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा हीट का फॉर्मूला। ओके, H इज इक्वल टू वी आई टी। लेकिन इधर वोल्टेज की जगह हम क्या लेते हैं, इधर हम इंड्यूस्ड ईएमएफ लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ई आई टी, H इज इक्वल टू ई आई टी। समझ में आया? ओके, तो इस जब हम एक एक्सप्रेशन निकालेंगे फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर, उसके लिए हम पहले वर्क डन निकालेंगे और वो वर्क डन हीट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, तो सबसे पहले हम करेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स। सोर्स होता है हमारा बैटरी सोर्स। ओके, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय सोर्स in small time dt is given by। अब देखो, ये जो हीट एनर्जी थी यही वर्क की फॉर्म में स्टोर होगी, तो मेरे पास dw क्या आ जाएगा, ई आई स्मॉल टाइम के लिए dt, क्योंकि मैं स्मॉल वर्क डन निकाल रहा हूं। ओके, अब ई का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, ई का हमें फॉर्मूला क्या पता है, एल डी आई बाई डी टी होता है ना, एल डी आई बाई डी टी। अब देखो, जो नेगेटिव साइन था वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा था, लेकिन फिलहाल हीट में कोई हमें डायरेक्शन नहीं करनी होती, क्योंकि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसा आप लोगों ने पिछले साल 11th क्लास में कोलिजन में किया होगा कि एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, बट मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता। ठीक है, अगर मैं इन इलास्टिक उसकी बात करता हूँ मतलब मोमेंटम कंजर्व रहता है और इन इलास्टिक में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। पर बात एक्चुअली यही है कि जो एनर्जी है वो हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। ओके, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, तो हमने नेगेटिव साइन को इधर ड्रॉप आउट कर दिया। ओके, बच क्या गया, आई डी टी। ओके, dt से dt मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया, dw इज इक्वल टू एल आई डी आई। ओके, अब टोटल के लिए मैं क्या करूँगा, टोटल वर्क डन के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा किसको, dw को इंटीग्रेट करूँगा, कहाँ तक करूँगा, अब लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी ना कोई। मैं 0 एम्पियर से लेके I एम्पियर तक, यानी 0 से I मैंने अगर करंट माना है कि मैक्सिमम वैल्यू I है उसकी, तो ओके, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल एल आई डी आई। ओके, W इज इक्वल टू इंटीग्रल dw का W बन जाएगा। ओके, एल आई डी आई पे लिमिट ले ली मैंने 0 से लेके I। ओके, इंटीग्रल, अब देखो L क्या है, L तो कांस्टेंट है जी, आई डी आई, I का क्या हो जाएगा, I स्क्वेयर बाय 2, लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से I। ओके, अब लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो सभी लोग जानते होंगे। W इज इक्वल टू एल आई स्क्वेयर बाय 2
माइनस 0, यही आएगा। अब इसको जब मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगा, हाफ LI², ये मेरे पास आ गया वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है ये हीट एनर्जी की फॉर्म में, अब अगर खाली एनर्जी लिख रहे हो तो एनर्जी लिख दो, या फिर हीट एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। तो U इज इक्वल टू हाफ LI², ये हमारे पास डिराइव हो